पूछा सर आप अपने मसले के हल के लिए फेडरेशन के पास क्यों नहीं जाते, किसी ताजिर तंजीम के पास क्यों नहीं जाते। कहने लगे अली भाई बात कुछ ऐसी है कि हम एक MNC हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। हम डायरेक्ट यहाँ से फ़ोन करते हैं, हमारा काम हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने देखा ओवरनाइट क्रिप्टो काउंसिल भी बन गई, क्रिप्टो रेगुलेशन भी पास हो गई। यार एक 37 से 37B को गैर फाल करने के लिए सारी ताजिर तंजीमें लगी नहीं, काम नहीं हुआ। ओवरनाइट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बन गई क्रिप्टो की। मैं हैरान रह गई, यार इस मुल्क में काम होता कैसे है। मैं सोचता रहा। फिर क्या हुआ कि तुरम खान बने, डिजिटल टैक्स लगा दिया, फिलाने से टैक्स पकड़ लेंगे, फिलाने से टैक्स पकड़ लेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की ना, पाकिस्तान के GDP जितनी उनका सेल है टोटल ना, मतलब पाकिस्तान की GDP किस खाते में आती है उनके लिए, लगा दिया अपनी तरफ से। बड़े तुरम खान बने, हम टैक्स लगा देंगे, ये हटाना पड़ गया। उसकी वजह यह कि इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसने कितना पंगा लेना है, कितना नहीं लेना। आज का दिन 5 अगस्त का दिन है, तो एक सियासी जमात ने भी एहतिजाज रखा है। तो मैं उनको भी यही समझाता हूं कि यार आपने समझना है कितना पंगा लेना है, कितना नहीं लेना। सियासी बातें मैं करता नहीं, सियासी बातों से इज्तिनाब करता हूं, लेकिन मिसाल के तौर पर ज़रूर पेश कर देता हूं। खैर, इसमें सबक ये था हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी, अवाम पाकिस्तान के लिए भी, कि देखो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ना नहीं खेलो। आप नहीं खेल सकते बड़ा, अपने अंदर रहते हुए डोमेन के काम किया करो, ज़्यादा फनकार बनने की कोशिश नहीं किया करो। ये पाकिस्तानी अवाम है, इन पे जितना टैक्स थोपना है थोप दो। मल्टीनेशनल से पंगा नहीं लो, वो अपना काम करवा के छोड़ेंगे। आप उस्ताद नहीं हो बाबू, आप लोग वलीमों पे चमचे कांटे चुराने वाली पब्लिक हो। वो साईं पूरा मेला लूट के चले गए हैं, आपको पता ही नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां आप ही के मुल्क के अंदर आप ही का पानी साफ करके आपको 100 रुपए बोतल बेच रहे हैं ना। सही रेट नहीं बताया मैंने, सही रेट बताऊंगा तो कंपनी का आपको पता लग जाएगा। फिर एक पाकिस्तानी कंपनी आई, उसने कहा साहब हम पानी इनसे सस्ता बेचेंगे। पता है मल्टीनेशनल ने क्या कहा? बोला बच्चू तुम जितने में बेचोगे ना, हम नुकसान करके उससे कम में बेचेंगे। पता है आपको, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में कंपनी आ रही पानी लेके, ठीक है, उन्होंने कहा साहब हम पानी लाएंगे, पानी पिलाएंगे आपको, सस्ता पानी पिलाएंगे। मल्टीनेशनल ने पता है क्या कहा? एक नहीं है, बहुत सारी पाकिस्तान। उन्होंने कहा बच्चों हम नुकसान करके जो है ना सस्ती बोतल बेचेंगे तुमसे, तुम्हारी फैक्ट्री हम 6 महीने कम में बंद करवाएंगे। ये टेक्निक होती है। समझ आप लोगों को कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जाहिर बात है आप तो LED के दौर में ट्यूबलाइट है, लेकिन इतनी बातें मैं समझाऊंगा भी नहीं बाबू। जिसने आज तक ना समझा, इतने साल हो गए आज़ादी के, 78वां हो गया ना भाई, 78वां साल चल रहा है, अभी तक नहीं समझे। जो आदमी 78 साल की उम्र में ना समझ पाए साईं, वो कब समझेगा? छोड़ो, जाने दो। यहां पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, भाई बिजनेस का शो है, चलाने के लिए ये करना पड़ता है। जनाब जुनैद नकी साहब काटी के सदर हैं, बहुत संजीदा सुलझे हुए ताजिर सनतकार रहनुमा हैं, चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। बहुत शुक्रिया अली भाई। सर वो तो मैंने वाजे कर दिया डिजिटल टैक्स का, माजरत के साथ। अब मैं आऊँगा बराह रास्त एक और मौजू पर जो कि शायद आपके दिल के भी नज़दीक हो। इशू ये है कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती इलाकों में से एक कह रहा हूँ, वैसे शायद सबसे बड़ा सनती इलाका, लेकिन में से एक कह देता हूँ ताकि किसी को शिकायत शिकवा ना रहे आपके दोस्तों को। यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ भी हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स कर रही हैं। सिर्फ इसी सड़क पे, सड़क इशारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम भी वहीं नज़दीकी बैठे, सिर्फ इसी सड़क के ऊपर मेजर एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर से हों, टेक्सटाइल से हों, डेनिम से हों, स्पाइसेस से हों, बिस्किट से हों। माइंड यू बहुत बड़ी ये कोरंगी जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री एरिया है, बहुत डाइवर्स।
अमेरिका ने हमें एक टैरिफ दिया, हम बेगाने की शादी में नाच नाच के हमने चप्पलें तोड़ दी, लेकिन टैरिफ हमारा 19% है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नेबर से बहुत हाई है। अगर मैं आपका आज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर, फॉर एग्जांपल कंपेयर करता हूँ कंबोडिया के साथ, लाओस के साथ, वियतनाम के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो आज भी मेरा ये ख्याल है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में हायर है, इवन के इंडिया के साथ। तो टैरिफ एडवांटेज मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन कन्विंस करें अपनी लीडरशिप को भी, गवर्नमेंट को भी, कि भाई 19% से कम करवाओ। जैसे इंटरेस्ट रेट के लिए आपने सिंगल डिजिट का है, इसको भी सिंगल डिजिट मिला। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहले आपके नाजरीन की समझ के लिए मैं एक बात ये बता दूं कि 19% जो टैरिफ है वो वहाँ जो इंपोर्ट करेगा, अगर कोई चीज़ 100 रुपये में इंपोर्ट करेगा तो 19 रुपये उसको जो है वो अमेरिकन को उस प्रोडक्ट के ऊपर देने पड़ेंगे। पाकिस्तान से अगर इंपोर्ट करेगा, किसी और रीजन में कोई जो भी टैरिफ होगा उस पर वो 100 रुपये पे वही टैरिफ अप्लाई होगा जी। अब आपने जो बात की कि जी हम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यकीनन 0% पे ही होना चाहिए। हमें टैरिफ से जो है वो फ्री टैरिफ कोई जो है, और उसमें हमारे पास जो कि ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि उन्होंने रीजन में आपको प्रेफरेंस दी है और उसकी वजह से आपकी ब्रांडिंग और इमेजिंग और स्ट्रॉन्ग हुई है। अब करने वाला काम जिसका आपने जिक्र किया कि हम कंपैरिजन करें यहाँ पे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद, टैक्सेशन के बाद जो वेजेस हैं हमारी, वो रीजन में कि दूसरा मुल्क क्या दे रहा है, एनर्जी जो है वो दूसरा मुल्क किस रेट पे दे रहा है, तो आपको नज़र आएगा रीजन में कि हम वाक़यतन हर जगह से ऊपर हैं। आखिरी बात जो रह गई वो आपने जो मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि शरह सूद, सबसे ज़्यादा शरह सूद जो है वो रीजन में आप निकाल के देखेंगे तो वो आपको पाकिस्तान की नज़र आएगी। अब बहरहाल इन सारे चैलेंजेस के साथ आप कहते हैं कि जी ठीक है, अब आपके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, आप तैरिए। उस पर भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ का, उसके अंदर बड़ी रिजिलियंस है, बड़ा पोटेंशियल है। वो कहता है कि जी टेक्सटाइल की जो हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है यूएसए में, वो 7 से 8 बिलियन US डॉलर की है इस वक्त, और यूएस की जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो 4 ट्रिलियन पे खड़ी हैं। तो आप उसमें से 1-2% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसमें मेजर जो है प्रोपोर्शन आपका टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल की इस वक्त सूरत हाल इंडस्ट्री की ये है कि रॉ मटेरियल जो कि कॉटन है वो 50% आप जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप, और मैं इसके ना चैलेंजेस आपको गिनवाते जाऊंगा कि टेक्सटाइल को पानी चाहिए और पानी किस कीमत पे मौजूद हमें किस तरह मिलता है, ये तकालीफ जो है वो मैं गिनवाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। हम सिर्फ सरकार से एक बात करते हैं कि जी देखिए, भले वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो थोड़े इम्पल्सिव सही, अचानक फैसले लेते हैं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और इंडिया के ऊपर मज़ीद बोझ, अब आज आप देखें शायद वो अनाउंस कर देंगे कि मज़ीद जो है घबरा तो दिया, उनको परेशान कर दिया। देखिए उनको क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो में जो कि हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है, उनको हमेशा से ये रशिया इंडिया जो दोस्ती है और इतना ऑयल उन्होंने जो है वो बुक कर लिया है, उसके ऊपर उनको तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग और सेलिंग कंट्रीज़ हैं। और वो इसीलिए देखिए उनको अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड करने, उनको आपको 19% देके कोई उन्होंने जो है ना वो हीरो नहीं बनाया। उन्होंने अपना ऑयल वो कहाँ बेचना चाहते हैं, आगे उनके यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स में क्या, वो एक्चुअली मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनका गेम ही कुछ और है। दे आर वर्किंग ऑन प्राइसेस। साथ साथ वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना जो है और पाक ईरान दोस्ती जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और उसमें चाइना जो है वो अपनी रूट्स बढ़े, उसमें थोड़ा सुस्त रवि का इंस्ट्रक्शन पे ही बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन चाइना यहाँ अपनी रूट्स जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है। पिछले 8 सालों में हमने देखा है गवादर पोर्ट में जो काम शुरू हुए थे वो अब किस तरह से जो है वो ग्रो कर गए। बहरहाल हम दोबारा जो है ना वो यूएसए मार्केट की तरफ आते हैं। देखिए ये एक पोटेंशियल है और ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमें जो है वो यहाँ ये देखना है कि जी वो 4 ट्रिलियन में इस वक्त अमेरिकन इकॉनमी जो है वो क्या चीज़ मंगा रही है जो पाकिस्तान वो दे सकता है। हम जो चीज़ अपनी वेस्ट कर देते हैं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर
कि जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है और वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं। हम अपनी जो जितने फ्रूट्स हैं आप देख लीजिए उसमें कि कोई हम उनको प्रिजर्व नहीं करते, उनकी कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। तो हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी चाहिए फौरी तौर पे, उसमें ईज़ देना चाहिए ताकि ये जो एरिया है एग्रीकल्चर वाला जिसको हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर मानते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम बदकिस्मती से अगर एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो हमें 50% कपास कॉटन जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ जाए अगर, तो कितनी बदकिस्मती की बात है। तो आप देखिए कि अब तो बांग्लादेश भी जो है वो उसने कपास उगानी शुरू कर दी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो जो है अभी उनकी टोटल जो कॉटन जो वो कंज्यूम करते हैं उसका 2-3% ही सही कि वो अपने उगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो पर हेक्टर यील्ड भी जो है वो कर लेंगे अपनी और उसमें एडवांसमेंट ले आएंगे क्योंकि वो उसके ऊपर नियत रखते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब भी हम किसी भी हायर से मिलते हैं फेडरल लेवल पे तो हमें नियत नज़र नहीं आती कि वो हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अमल कर रहे हैं। तो ये साल से ये रविश चलती चली आ रही है, तो उस पर फिर हमारी शिकायत जो है ना वो आप कहें कि शिकायत भी नहीं बनती, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बहरहाल एक आपने और जिक्र किया 37A का, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हेडलाइंस आ गई हैं और उस पर जो है वो उस पर कुछ पेशरफ्त होगी। जी पेशरफ्त हो गई है एक्चुअली, अमेंडमेंट्स जो है वो उसके ऊपर आ गई हैं, उसका ड्राफ्ट भी आ गया है और अंग्रेज़ी अखबार ने आज हेडलाइन लगाई है, उसमें तफसील उसकी मौजूद है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें तकलीफ ये होती है कि मार पीछे पुकार, यार ये काम पहले हम आपके साथ बैठ जाएं, कानून बन रहा हो। तो ये यकीनन जो है ना इस वक्त ये 19% टैरिफ यूएस का जो है, इसमें यूएसए की मार्केट ये बहुत बड़े पोटेंशियल के साथ है। यहाँ आप कारोबारी से कहें कि जाइए विज़िट कर लीजिए तो वीज़ा पॉलिसी आसान है, आप आराम से जाके विज़िट कर सकते हैं। आपको वहाँ जैसे यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये और मुल्क हैं, वहाँ आप जाके ना स्पेन है, वहाँ आप जाके ज़बान का बड़ा मसला रहता है, बैरियर रहता है। अमेरिका में जाइए और अंग्रेज़ी में आराम से हमारा आम आदमी बात कर लेता है, समझने की हद तक बोल लेता है और समझ लेता है, तो आसान है। वहाँ जो है जो अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ आप जो कंप्लाइंसेस की हम बात करते हैं जो कि यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूरोप की जो टेस्टिंग और जो कंप्लाइंसेस हैं और SDGs हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका रिलेटिवली बड़ी अच्छा, इनकी मौजूदगी के फ़ायदा उठाते हुए एक तजवीज़ देना चाहूँगा मैं, नाजरीन ये तजवीज़ देना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि अभी शाहराह भुट्टो बन चुकी है, तो उस हिसाब से मेरी तजवीज़ है सिंध हुकूमत और जुनैद नकी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सिंध हुकूमत से। मैंने सुना है कि जो वज़ीर मुशीर होते हैं कहीं कभी कभार काबीना की मीटिंग में नहीं जाते, लेकिन अगर काटी वाले बुला लें तो फिर ज़रूर जाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि शाहराह भुट्टो के साथ ही जो है ना वो एक्सपो सेंटर भी नया बनाया जाए और कोरंगी को बड़ा उससे फ़ायदा होगा, पूरे कराची को उससे फ़ायदा होगा। मैंने जो जगह देखी है वो ये है कि बिल्कुल जहाँ कोरंगी जो है वो आप समझेंगे कंक्लूड हो रहा होता है और एयरपोर्ट के तरफ रास्ता भी निकल रहा है, वहाँ पर मैं इनके तवस्सुत से इनसे भी गुजारिश करूँगा ये हुकूमत को सजेशन दें। सरकार की ज़मीन है, ज़ाहिर बात है दरिया के पेंदे में बहुत ज़मीन निकली है, इससे पहले कि वो किसी और चीज़ की नज़र हो जाए वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों के लिए शोकेस बनना चाहिए। और जो हमारे ये बड़ा सनती इलाका है, इसमें चूँकि हमारे फॉरेन विजिटर्स जो हैं वो आते हुए थोड़ा सा शाई होते हैं क्योंकि जो भी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, तो एयरपोर्ट से अगर सिर्फ 5 या 10 मिनट की मुसाफत पे ये वो जगह है जो शाह फैसल के साथ लग रही है, कोरंगी से जुड़ रही है और बड़ा प्राइम एरिया वो बन गया है। किसी और चीज़ के नज़र करने से बेहतर ये कि इन लोगों के साथ मिलकर, पता नहीं या मेरे सजेशन को उस तरह से देखें या नहीं, उधर इनकी भी रिसोर्स सेंटर बनाए जाएं, इनके लिए भी रिसोर्स सेंटर बनाया जाए, ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं और साथ ही साथ एक नया एग्जीबिशन सेंटर भी बनाना चाहिए। और मैं उन चंद सहाफ़ियों में से हूँ जिन्होंने हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत अप्रिशिएशन की है और क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बड़े विजनरी आदमी हैं। ये जैसे बता रहे हैं बेसिकली क्या है कि वो एक बिज़नेसमैन है और बिज़नेसमैन है ना, बिज़नेस की चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने जंग के बजाय ना तिजारत का इस्तेमाल शुरू किया है फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अच्छा, मैं जुनैद नकी साहब के साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ज़ीरो टैरिफ होना चाहिए
और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक तजवीज़ दी थी, उसके ऊपर छोटी सी इनकी राय ले लूँ, फिर उसके बाद टैरिफ पे आता हूँ। माजरत जुनैद नकी साहब, क्योंकि आप लोग सब कुरंगी के खैर ख्वाह हैं, हम भी यहीं पर ही हैं। मैंने एक सजेशन दी आपको कि आप लोग एक एक्सपो सेंटर के लिए तजवीज़ दे दें। आप लोगों के यहाँ मैंने जैसे कहा कि तिजारती तंजीमों में अगर कोई मुनफरिद तंजीम कहलाती है तो वो काटी कहलाती है, तो आप अपना रिसोर्स सेंटर भी वहीं पे बनाएं, आप लोगों की सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग का सेंटर भी वहाँ बनाएं। अगर आप हुकूमत सिंध से बात कर लें, मुराद अली शाह साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी बड़े अच्छे काम करना चाह रहे हैं और उनके अपने नाना के नाम पर ही वो इशारा है, तो अच्छा है, डबल यूटिलिटी सर्व हो जाएगी। सिर्फ लियारी एक्सप्रेस वे की तरह फिर ग्रैंड ऑपरेशन ही वरना उस पर होते रहेंगे कि रात को जराइम पेशा लोग उस पर आ जाएंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको पता है अभी भी जराइम पेशा लोग उस पर आना शुरू होने की प्लानिंग कर रहे हैं, आए नहीं है। सर मैं अर्ज़ करूं, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात जो है वो थोड़ी सी तवील है। जी। इससे पहले एक जो बात हमारी ब्रेक में भी हो रही थी और आपने टैरिफ के ऊपर जो बात बिल्कुल की टैरिफ है, पे आप बात करें, उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट है जिस पे हमारी कोशिश होती है कि जी हमारे जो ऑफिसेज हैं, कौंसल जनरल ऑफिसेज हैं यूएसए में, जो एम्बेसीज हैं, और जो लॉबिंग के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन की लॉबिंग के लिए जो दीगर ममालिक काम कर रहे हैं अमेरिका में, कि इतनी बड़ी 4 ट्रिलियन जो मंजूर है, नजर है, रिश्तेदार हैं हमारे सब जो वहाँ पर रह रहे हैं। ब्रेक में भी आपने बात करी कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने मीडिया हाउसेस भी जो है वो चला रहे हैं और लॉबिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बदकिस्मती की बात ये है कि हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, हमने सारे यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो पूरे भी कर लिए, लेकिन हमारे लिए बात करने वाला वहाँ कोई नहीं है। हमारी 80% जो सीट्स हैं जो लॉबिंग के लिए हैं वो खाली पड़ी हैं। तो ये जो है ना बड़ी एक मेरिट नहीं है ना आपके मुल्क में। एक अफसोसनाक बात है कि जी हम अपने फॉरेन ऑफिसेस को ना तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कराते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देते हैं कि देखिए हमें 10 साल का टारगेट ये आपको दे रहे हैं, आप 10 साल के लिए मेहनत कीजिए, इन्वेस्ट करेगा आपका इंडस्ट्रियलिस्ट आपके ऊपर और आप इस कोशिश में लगे रहिए। ऐसे ही तो नहीं ना आईटी की इंडस्ट्री वहाँ ग्रो कर गई और जो है वो एनआरआईज ने बढ़ाई है भाई। आप देखिए कि वहाँ पे जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सिलिकॉन वैली की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सीईओज और टॉप हायरार्की जो है वो इंडियंस हैं जी। इंडियंस, सर इंडियन मुस्लिम्स भी हैं बाय द वे। सर आपको इन एरियाज़ के ऊपर यकीनन काम करने की ज़रूरत है फौरी तौर पे। कि अब अगर आपने ये बात की है, आपने भी कही कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद बिजनेसमैन हैं, उनको कारोबार से दिलचस्पी है और वो ये चाहते हैं कि जो भी ताल्लुकात हैं अगर ट्रेड के हवाले से अगर बेहतर किए जाएंगे तो फ़ौरन जो है ना वो इस पर उनको जो है वो देखिए आपको शायद ये बात बुरी लगे, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो, देखिए आप पढ़े लिखे आदमी, मैं सियासी बातें करता नहीं हूँ, मैं गैर सियासी एक बात करूँगा आपसे जी। और ये सारी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो, नंबर 1 कोटा सिस्टम ख़त्म करें, मेरिट इस मुल्क के अंदर लागू करें। नंबर 2 मुल्क से वीआईपी कल्चर का खात्मा करें, हरी नंबर प्लेटें हटा दें, रोड पे प्रेफरेंस ख़त्म होगी, घरों में भी प्रेफरेंस ख़त्म हो जाएगी, दफ्तरों में भी प्रेफरेंस ख़त्म हो जाएगी, और लिसानी बुनियादों पर, सूबाई बुनियादों के ऊपर नौकरियां बांटना बंद करें, मेरिट के ऊपर लोगों को रखें। मैं आपको बता रहा हूं मुल्क तरक्की करे। सर आपने तारीख पढ़ी होगी, मैंने भी तारीख पढ़ी है। मोहम्मद खान जुनेजो साहब एक वज़ीर आज़म बने थे जी, जिन्होंने इस किस्म के काम करने शुरू किए थे। जी। तो उसके बाद जो वो फिलिपाइन में ही थे, ज़ियाउल हक साहब ने उन्हें हटा दिया। वो अब आपने खुद जवाब दे दिया, इसलिए हम इसको आज जो है वो कंसाइज करते हैं, क्योंकि वो जो आपने बात की स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। अच्छा देखें नाजरीन, ज़ियाउल हक का नाम भी आपको नहीं पता होगा, मुझे याद है। अच्छा एक वजीर आला थे सिंध के, उनका नाम था अरबाब गुलाम रहीम, उनका भी नाम आपको नहीं पता होगा, है ना। मैंने आपको आज याद करा दिया। मुशर्रफ साहब को भी याद कराता रहता हूँ, आपको याद होगा अरबाब गुलाम रहीम साहब वजीर आला सिंध थे और बड़े अच्छे अलकाब से उन्हें याद किया करते थे। पीर पगाड़ा साहब मरूम पिछले, है ना, तो मैंने अरबाब गुलाम रहीम साहब ने बड़ी मुल्क की खिदमत की, आपको तो पता ही होगा। फिर उसकी वजह से मुशर्रफ साहब भी मारे गए, क्योंकि मुशर्रफ साहब बेचारे फंस गए, अरबाब गुलाम रहीम साहब ने चढ़ा दिया इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ। फिर जो कुछ हुआ आपको तो पता ही होगा। सॉरी मैं जरा भटक जाता हूँ, पाकिस्तानी हूँ ना, जरा भटक जाता हूँ, थोड़ा मैं भटक जाता हूँ रास्ते से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो बात आप मुझे सही वापस ले आए, वो उस पर इस तरह है कि
जो इस वक्त की पोजीशनिंग है कराची की, जो आपने एरिया आइडेंटिफाई किया, मैं बिल्कुल प्रिसाइसली उसी की बात कर लेता हूँ। कराची जो है ना, वो जितने इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो आबादियों में सैंडविच हैं, और उनके फिर चैलेंजेस आबादियों के दरमियान होने के, वो जो है ना बड़े उसके डायनामिक्स और उसके जो नताइज हैं वो भी ज़रा ऐसे हैं कि हमें एक्सेप्टेबिलिटी, भाई आप रिहायशी इलाका वहाँ ना बनवाइएगा ना। साथ जो रियल एस्टेट का जो हमारे यहाँ एक रुझान है ना, कि जी ये इलाका आ रहा है, ओहो भाई इसमें भाई ज़मीन ले, अब उसको इंडस्ट्री की ज़मीन की ज़रूरत है नहीं है, उसको पता है कि अब ये जो है इसके प्राइस बढ़ेंगे। तो आप धाबे जी का हाल देखें इस वक्त क्या हो गया है, और ये जो मलीर इंडस्ट्रियल पार्क आया उसका हाल अभी देखें आगे होने, वो तो है भी बहुत छोटा सा। तो हमारी मुलाकात हुई, एक टेक्सटाइल सिटी भी बनी थी हमारी, टेक्सटाइल सर जी बिल्कुल है, मौजूद है कागज़ पे। तो अच्छा सर, हमारी जो है वो मुलाकात हुई कौंसल जनरल चाइना। अच्छा। हमने उनसे एज इंडस्ट्रियल ग्रुप हमने उनसे ये गुजारिश करी कि देखिए चाइनीज़ जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के अलावा जो है वो बहुत सारी जगहों पे उसको सिक्योरिटी के इशू नहीं है, वो काम कर रहा है और बहुत तंदही के साथ जॉइंट वेंचर्स कर रहा है, लेकिन उसका फोकस क्योंकि हार्बर यहाँ पे है तो वो चाहता है कि बलूचिस्तान में और सिंध में काम करे। तो हमारी गुजारिश उनसे ये रही कि कम्प्रीहेंसिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर आपने एक्सपो सेंटर की भी बात करी और दीगर चीज़ों की भी, जिसमें स्टार्टअप और इंक्यूबेशन, हमने उनको कहा कि जी देखिए, अगर आप जेवीज चाहते हैं और चाहते हैं कि सिंध का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आपके साथ हो, तो आप ये हमने उनको स्पेसिफिकली बताया कि ये जो आपकी ख्वाहिश है कि ये शाहराह शहीद भुट्टो जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक लैंड जो है वो हज़ारों एकड़ लैंड जो है वो सरकार का ऐसा है कि हम, और हमारी एक्सेसिबिलिटी क्या है कि हमने ये रोड यहाँ से कोरंगी से स्टार्ट हुआ और हम 15 मिनट के अंदर, अभी हमने 9 मिनट में, हम क्योंकि कायदाबाद तक खुल गया है तो 9 मिनट में कायदाबाद पे मौजूद थे। तो 15 से 20 मिनट नॉन स्टॉप आप जो है, अगर कराची में किसी कोने में हैं, आप आइए कयूमाबाद, और कयूमाबाद से आप 15 से 20 मिनट में अपनी फैक्ट्री पे होंगे, जो कि कराची से बाहर है और होना भी चाहिए इस वक्त की पोजीशन। साथ साथ आपने एक्सक्यूज मी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट चाह रहे हैं? सर हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आन के जेवी करे, इसलिए कि हार्बर का फ़ायदा, आप पंजाब से प्रोडक्ट भेजते हैं ना, आपको लॉजिस्टिक पड़ता है ना, आपको लॉजिस्टिक्स के साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उसमें। अच्छा, आपके तवज्जुह से एक और बात, नाजरीन आपको पता होगा सनसेट बुलेवार्ड, मेरे बचपन से ये लोग कह रहे थे कमर्शियल हो जाएगा सनसेट बुलेवार्ड, पता नहीं सर आप वाकिफ होंगे। यकीन करें नाजरीन, 50, जैसे वो बोलते हैं ना, वो क्या नाम है उसका, वो जो ग्रैंड ऑपरेशन बोलता है, 50,000 किलोमीटर की रफ्तार से रात को वहां पर जो है ना ये ट्रेले और टैंकर और हैवी ट्रैफिक जारी होती है। एक मकान का पहले इन्होंने दीवार तोड़ दी, कल इन्होंने एक और मकान की दीवार तोड़ दी। डिफेंस लाइब्रेरी जो पहले होती थी, अब वो वहां पर टेक्नोलॉजी का सेंटर बना है, उसके बराबर में भी इन्होंने जो है वो दीवार तोड़ दी। सर ये अंधे होके, पता नहीं नशे में किस कैफियत के अंदर ये लोग गाड़ी चला रहे हैं, ये अभी लोगों का घरों में घुसना शुरू हो गए हैं, आगे क्या होगा देखें। ट्रैफिक का डिटोर क्रिएट करने की जरूरत है। लियारी तो आपने तैयार कर दिया, भाई कोरंगी का भी कुछ तैयार करो। ये क्यों डिफेंस के बीच में से निकाल रहे हो यार, आप पागल हो गए हो आप लोग यार, डिफेंस के बीच में से हैवी ट्रैफिक निकाल रहे हो। अली भाई इसमें क्योंकि आपने ये टॉपिक छेड़ा, थैंक यू सो मच। इन्होंने जो है वो एक अच्छा काम किया है, बड़ा अप्रिशिएट किया है। इन्होंने 0 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है शाहराह शहीद भुट्टो को, जो कि पोर्ट से लेके अब ये और एलिवेटेड है सारा, और इंशाल्लाह ताला जिस तेज़ी से शाहराह शहीद भुट्टो के ऊपर काम हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये पोर्ट से कनेक्टिविटी का जो इन्होंने प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया है, अप्रूव कर दिया और है, उसका वो हाल ना हो जो पहले एलिवेटेड एक एक्सप्रेसवे बन रही थी, मौसूफ टीवी पर भी आ रहे थे, अब किसी और वो कोई और वजारत मिली। सर तो ये आपका जो पॉइंट है कि ये इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगले 2 साल बाद शायद ये पॉइंट हमारा रिजॉल्व हो जाए कि हैवी ट्रैफिक और ट्रॉले और कंटेनर्स जो हैं वो ये आपके सनसेट बुलेवार्ड से निकल के, बल्कि आपको जो है वो वहाँ से कनेक्टिविटी पोर्ट से, और फिर ये जहाँ भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आना होगा ये आएंगे। बहुत अच्छा काम हो जाएगा ये, यकीन करें। आंखें बंद करके चला रहे होते हैं ट्रक, यकीन करें। मैंने एक दफ़ा, कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले भी हमारे बड़े मेहनती होते हैं,
हमने इतनी प्यारी और अच्छी बातें की नाजरीन। अभी इनके लिए पुलिस वालों के ऑनर के अंदर तकरीबात भी की गई, ट्रैफिक पुलिस वालों की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बेचारे खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार, उन्होंने जिस तरह से यकीन करें अपनी हेल्पलेसनेस का इजहार किया ना, बिल्कुल जैसे हमारे मुल्क के एमएनए और एमपीए जो कराची के होते हैं ना, हम कहते हैं कराची में काम नहीं हो रहा, जो उनके शहर पे उनके जो चेहरे पर जो मासूमियत और बेचारगी होती है, वही मैंने उन कांस्टेबलों के चेहरे पर बेचारगी देखी। सर कल हमने सर यौम शुहदा मनाया, किस तरह कैसे टेक्निक से अपनी बात कर लेते हैं। यौम शुहदा मनाया और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि चूंकि आज 5 अगस्त है तो आप यौम इस्तेहसाल के यौम इस्तेहसाल पे बात करना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, आपको पता होगा कश्मीर के मौजू के ऊपर मैं इंतहाई वोकल हूँ। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर टीवी एंकर जो हैं भूल चुके हैं कश्मीर के इशू को, और आपको पता है चाहे माह अक्टूबर हो, फरवरी हो या मार्च हो, तमाम जो अहम दिन होते हैं उन पे प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कशन करते हैं। आज मेरे स्लिप ना होता जहन से, अच्छा किया मुझे जुनैद नकी साहब ने याद कराया। इस दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ, लेकिन मैं आपको वाज़े तौर पे बताता हूँ कि जिस तरह मेरा स्टांस मिडिल ईस्ट पर है कि अलहदा रियासत या 2 स्टेट सोल्यूशन पैलेस्टाइन के मसले का हल नहीं है, जिस लम्हे तक यरूशलेम को आज़ाद नहीं किया जाता, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद नहीं किया जाता और उस खित्ते का दारुल हुकूमत नहीं बनाया जाता, हमें 2 स्टेट सोल्यूशन को भी रिव्यू करना पड़ेगा। और इसी तरह मैं कश्मीर के मुतालिक कहता हूं कि नो स्पेशल स्टेटस, ओनली एंड ओनली राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज पर यूनाइटेड नेशन चार्टर। और जो कुछ लोगों ने ताशकंद में निगोशिएट किया सब गलत था। मैं सही बोल रहा हूं, किसी में जुर्रत नहीं है कहने की ये जो एग्रीमेंट की गई कि ये बायलैटरली हल होगा, ये गलत डिसीजन था। जिसने भी लिया गलत फैसला था, चाहे उसमें कोई भी हमारा साबिक वजीर आजम या सदर मौजूद था, गलत फैसला था, गलत फैसला था, गलत फैसला था। ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से हल होना चाहिए। हमारी वजारत खजाना को उस पर वाजे करना चाहिए। अगर पड़ोसी मुल्क ये कहता है कि मैं इंडस वाटर ट्रीटी नहीं मानता, तो आपको कहना चाहिए कि हम भी वो नहीं मानते जो ताशकंद में लिख कर आ गए थे। हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, मेरा कश्मीर से एक ताल्लुक है और आप लोगों को कई मरतबा बता चुका हूँ। जुनैद नकी साहब ने मुझे जज्बाती कर दिया, मुझे ये याद करा के, और आपको पता है हालात वाक़यात कैसे भी हों, मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हूँ। उनके इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मैं बात करूँगा और करता रहूँगा। और मैं आपको वाज़े बता दूँ कि जब ईमेल नहीं भी आया करती थी, नोटिफिकेशन नहीं भी निकलती थी, तो भी आपका भाई कश्मीर के साथ बयान देता था। पाकिस्तान का सियासी नक्शा बदला गया, सिर्फ एक मर्द का बच्चा पीटीआई हुकूमत में बोला उसने कि यह सियासी नक्शा बदला, गलत किया। कोई आपके मुल्क के अंदर एंकर मर्द का बच्चा नहीं था जिसने बोला हो कि यह सियासी नक्शा पीटीआई के दौर में बदला है, यह गलत किया। स्टेटस को कबूल नहीं करना चाहिए था, हमने कबूल करके गलत किया। कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस आज भी मौजूद है। कश्मीरियों के हकूक के लिए आवाज़ उठानी है, आज भी उठानी है, कल भी उठानी है, और सिफारती तौर पर, सियासी तौर पर भरपूर साथ देना है। सिर्फ मशाल मलिक के इवेंट पे जाकर पाकिस्तान का झंडा और कश्मीर का झंडा लहरा के अपना काम नहीं निकालना, जो कि सारी बिजनेस कम्युनिटी करने वाली है, आपको पता है। नर बनो, हर पाकिस्तानी कश्मीरी बन के बात करेगा तो काम होगा। आपके तकरीबन हर वजीर आजम जो गुजरे पाकिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं से वो कश्मीरी हैं। नहीं, गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं ना। खैर, वक्त हमारे पास कम है, मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि मैं फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जुनैद नकी साहब के मेरे ख्याल से मेरे से मिलते जुलते जज्बात होंगे कश्मीरियों के हकूक़ के लिए। हर नौजवान, जैसे ये भी हैं, मैं इनको नौजवान ही जानता मानता हूँ, हर नौजवान पाकिस्तानी जो है उसके दिल में यही जज्बा आज। आप पता है बैनुल-अक़वामी तिजारती तंजीम है, WTO, ये सब सिस्टर तंजीमें, आज़ाद जदीद मईशत को चलाने के लिए इनकी ज़रूरत है। लेकिन WTO क्या कहता है कि एक टैरिफ फ्री वर्ल्ड चाहता है, जहाँ पर कोई बैरियर्स टू ट्रेड ना हो। उससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है, आसानी क्रिएट होती है और फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं, कुछ मुल्क तरक्की पजीर होते हैं, तो क्या होता है इसमें फ़्लो क्रिएट नहीं कर पाता, फेयरनेस नहीं आती, इक्विटेबिलिटी नहीं आती। इसलिए कुछ अर्सा टैरिफ्स को अलाउ किया गया था कि चलो
इससे पहले आप पता होगा कि ये एक मुख्तलिफ तंजीम के नाम से मशहूर थी, लेकिन फिर उसके बाद इसकी शक्ल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में हमें सामने दिखाई दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब से टैरिफ्स का इस्तेमाल अमेरिका के अहदाफ और मुफादात के लिए करना शुरू किया, तो WTO के मुतालिक अब ये बात उठी कि भाई WTO के अब कितने इख्तियारात होंगे अगर इनफरादी ममालिक जो हैं वो अपने हिसाब से स्टेप ले सकते हैं। फिर आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूनाइटेड नेशंस की भी बहुत सारी तंजीमों की मेंबरशिप के मुतालिक सवाल भी उठाए और चंद एक से US को विड्रॉ भी कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहा है अमेरिका एज़ कम्पेयर टू जो वापस मिल रहा है। क्योंकि इसी तरह जो है NATO भी जो है एक ऐसी अलाइंस है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो बुनियादी तौर पे अमेरिका ही उसकी लीडरशिप लेता है। तो अब अमेरिका ने यही कहा कि भाई आप दिफाई तौर पर भी जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें भी, लेकिन अब ये कि जो तिजारती इस्लाहात वो लेकर आ रहे हैं, अब हम उसे इस्लाहात ही कहेंगे, उसकी वजह से पूरी वर्ल्ड में एक झटका आ गया। आगाज़ में जुनैद नकी साहब आपने कहा कि हिंदुस्तान में भी खलबली मच गई, तो पाकिस्तान में आपने ज़ीरो टैरिफ की बात की, माजरत वो बीच में बात रह गई। उस ज़ीरो टैरिफ क्वालिफाई करने के लिए आपको उनको ज़ीरो रेटेड टैरिफ देना पड़ेगा, तो आप उनको दे देना। अमेरिका अगर अमेरिका से हमने कुछ इंपोर्ट कर भी दिया तो उसकी तादाद बहुत कम होगी, हमें फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। सर दुरुस्त बात है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ट्रेड एग्रीमेंट जो है जी वो FTA जो है वो होना भी चाहिए, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कि उनके अंदर जो है वो स्पेसिफिकली वो एक्सेप्शंस आती हैं, अदरवाइज जो है वो आपके बहुत सारे लिस्ट मुमालिक बन के जाती साथ है उसकी। FTA है, हाँ। और आपको अमेरिका के साथ भी। लेकिन अगर कोई स्टेप अहेड होना है, आज 19% पे है, तो आप ठीक है, उसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसके बाद अपना होमवर्क करिए और उनके पास लेके जाइए कि जी देखिए आप ये चीज़ें और हम आपके यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और आप साथ साथ उसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी काम करिए और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी काम करिए। लेकिन ये मैं आपसे यही तो अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ जब हम इन प्रपोजल्स को लेके जाते हैं तो ये स्टेट लेवल के करने के काम है। तो बदकिस्मती ये है कि कारोबार को समझना और कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट को समझना और फिर बिजनेसमैन को बैठा के ये बात करना। एक्सक्यूज़ मी, पुराना मानिएगा सर, आप जानते होंगे नवाज शरीफ साहब तो लाहौर चैम्बर के और शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर चैम्बर के जी आमोदों के ऊपर फायज रहे हैं। जी हमारे पास तो वज़ीर आज़म और जो रूलिंग पार्टी है उसके सरबराही जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। सर गलत कहूँ तो मुझे पकड़े सर आप। देखिए, मैं एज प्रेसिडेंट काटी आपके प्रोग्राम में मौजूद हूँ। हाँ। मैं अब सीट पे अपने ही कारोबार की तरजीहात देखना शुरू कर दूं और अपने कारोबार को ही फोकस कर लूं, तो मेरा जिम्मेदारी लेने का नहीं, जो लेकिन है एज बिजनेस लीडर है ना, बिजनेस लीडर वो नेगोशिएट करवा सकते हैं। अक्रॉस द बोर्ड काम करूं ना। हाँ। मैं सारे जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के उन सब के ऊपर काम करूं, न कि सिर्फ अपने सेक्टर अपने कारोबार के लिए काम करूं। तो यही तो समझने की बात है कि आप जो है वो अपने फ़ायदों के लिए, लोग जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए, हमारे यहाँ हायर अप्स पे हमारी शिकायत जो आवाम की वो यही तो रहती है कि वो इतना इम्बैलेंस देखते हैं कि जी कोई सियासत में आया आपको और वो फाइनेंस मिनिस्टर दिया, इंटरनेशनल फाइनेंस प्रोफेशनल, आप बताएं ना कौन सा भाई, अब तो आपको मंजे में खिलाड़ी दिए हैं भाई हमने सारे। आप मुझे ये बताइए कौन सा बंदा ऐसा है जो आप मुझे सर ये बताइए कि एक $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आप क्रिप्टो में कर रहे हैं। आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डायनेमिक्स और एक मुल्क के फाइनेंस के डायनेमिक्स क्या एक जैसे हैं या अलग अलग है? किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कामयाब होना क्या ज़रूरी है कि मुझे जो है वो मैं मुल्क के फाइनेंस भी कंट्रोल कर सकूं और समझ सकूं? सर इसमें फ़र्क है। आप ये जो लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसको करके देखना चाहिए। अगर तो नतीजा नहीं मिल रहा तो वैसे ही आपने 78 साल में अब तक क्या नताइज ले लिए इंडस्ट्री से। आपने तो इंडस्ट्री की जड़ ही काटी नेशनलाइज करके, ठीक है। तो आज आप कहाँ ले गए हैं मुल्क को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहाँ ले गए? 19 खानदानों से निकाला है इसको, वरना ये 19 खानदान के अलावा आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ बन पाते हैं? आप लोग मुलाजमतें करते हैं, फैक्ट्रियां कहाँ लगाते हैं आप लोग? आप बताइए ना कि हमने 220 खानदानों के शिकंजे से निकाला कारोबार को, आप लोगों को दिया, लें आप चलाएं। इस वक्त वरना कोरंगी में सिर्फ फैमिलियां होती 19। इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो वेयर हाउसेज और ट्रेडर्स और इम्पोर्टर में कन्वर्ट हो गई है। बहुत सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री आप देखते थे वो ग्रो करने के बजाय अब बड़े बड़े नाम देखते हैं कि वो बड़े बड़े नाम जो है वो अब नज़र नहीं आते।
आज आप खुद ही कहें कि जी आप इस मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी कौन है और उसकी क्या वर्थ है, आप कहेंगे यार मुल्क जो है वो 7वां बड़ा मुल्क है इस दुनिया का, और जो बड़े से बड़ा कारोबारी है उसकी नेटवर्थ क्या है वो तो कहीं लिस्ट में नज़र ही नहीं आ रहा। तो आप उनको ग्रो करने का मौका दें, उनको फैसिलिटेट करें, वो अकेले नहीं ले जाएंगे। आप यही तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप जब बात करते हैं कि ज़ीरो टैरिफ की, हम ज़ीरो टैरिफ की बात से शुरू हुए थे जी जी, तो आप उसकी तरफ एक्शंस करने शुरू करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करनी शुरू करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। आपको ये बावर कराना पड़ेगा कि जी देखिए चाहे टेक्सटाइल का ही आइटम क्यों ना हो, वो आइटम हमारे यहाँ से ही जाना है। अब वो आप हमें 0 पे रखें या 20 पे रखें, ये लॉक है कि टावल्स जो है वो हमारे यहाँ से, तो आप वो फैसिलिटी, जो फैसिलिटेशन, जो सपोर्ट इंडस्ट्री को चाहिए वो आप ये स्टेट लेवल के करने का काम है। लॉबिंग इंडस्ट्रियल लेवल, स्टेट लेवल के करने के काम है। जो इंडस्ट्रियल लेवल के करने के काम है वो आप उनसे कहें कि आप क्यों खौफ खाते हैं कि जी यूरोप में आप काम करेंगे तो आपके पास कंप्लाइंस नहीं है, आप कंप्लाइंस करें, आप उसके लिए भी फैसिलिटेशन लाएं। मैं तो सिर्फ अमेरिका को फोकस नहीं रखता, जबकि मैं अमेरिका से ही काम करता हूं और मैंने उसके रीजंस भी आपको बता दिए कि रिलेटिवली कारोबारी अपना नफा देखता है और आसानी देखता है। आपको एक इजी मार्केट का एक्सेस है, आप वहाँ काम करिए, और ये सिर्फ मतलब पाकिस्तान के लिए इस वक्त अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लेकिन मुख्तसरन मैं ये बात करूँगा, ज़ाहिर बात है हमारे पास वक्त मुख्तसर है, आपसे बात करने के बाद तशनगी सी महसूस होगी क्योंकि गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकी। अगले आने वाले 1 या 1.5 हफ्ते में दोबारा से आपको दावत देनी पड़ेगी और आपको आना पड़ेगा क्योंकि मौजू काफ़ी तवील है। कल मैं अमेरिकन टीवी देख रहा था क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है, मैं अमेरिका के चैनल बड़े गौर से देखता और सुनता हूँ। वहाँ पे दुनिया के सबसे मारूफ सहाफ़ियों में से एक जो कि मुसलमान हैं और अमेरिका के रिहायशी हैं और PhD हैं, उन्होंने अपनी प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका एक सर्विस बेस्ड कंट्री है। इसका मतलब ये है कि वो सर्विस ऑफ़र करते हैं, तो उनको आप सर्विस एक्सेस दें अपनी मार्केट के अंदर, क्योंकि उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की, मुख्तलिफ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया। मेरे ख्याल से अगर हुकूमत पाकिस्तान कोलेब्रेशन करे, पाकिस्तान भी एक सर्विस हैवी कंट्री है, हमारे GDP के अंदर भी सर्विसेज का किरदार ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से उनके बड़े सेक्टर्स के अंदर रिटेल सेक्टर है, उनके रिटेल सेक्टर को पाकिस्तान के अंदर एंट्री का पूरा मौका दें। आपने अगर जर्मनी की रिटेल मार्केट्स को अलाउ किया है, आपने मशरिक़ वस्ता की रिटेल मार्केट्स को अलाउ किया, पाकिस्तान में काम करे, एक दफ़ा आप अमेरिका की रिटेल मार्केट्स को भी एंटर करने की इजाज़त दें, फिर आप देखें कमाल, आपका टैरिफ भी कम होगा, उसके साथ साथ आपको यार यकीन करें आप अमेरिका की किसी सुपर मार्केट में दाखिल हो जाएं, हा क्या बताऊं आपको, क्या वैरायटी, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा है, उनको भी इस एंट्री का मौका मिलेगा और फ्यूचर के अंदर हो सकता है एशिया में भी एक्सपेंड करें और पाकिस्तान उसका हब बन जाए, जो कि माजी के अंदर एक ड्रीम था लियाकत अली ख़ान साहब का। इसीलिए लियाकत अली ख़ान साहब ने अमेरिका को तरजीह दी और रूस को तरजीह नहीं दी, क्योंकि उनका जहन ये था कि अमेरिका के साथ रवाबित बढ़ाने से, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा आपको नहीं बताया था, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे कन्फर्म कर लें, तो उन्होंने इसीलिए अमेरिका को तरजीह दी क्योंकि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ज़्यादा बेहतर अलाइंड होगा माशी तौर पर भी, दिफाई तौर पर भी, इलाकाई तौर पर भी, अगर हम अमेरिका के साथ इत्तेहाद रखेंगे। इसीलिए उन्होंने रूस के ऊपर तरजीह दी और पाकिस्तान को इसके काफ़ी फ़वाइद भी हुए। लेकिन अफसोसनाक बात है कि 1951 के अंदर वो फिर ना रहे लियाकत अली ख़ान साहब, लेकिन उनके बाद आने वाले लोगों ने जो पाकिस्तान का किया वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर हमारे पर वक्त कम था। बहुत शुक्रिया जनाब जुनैद नकी साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।